तीन तलाक का मुद्दा को लेकर के आज जो है पूरी तरह से बहस छिड़ी हुई है। 2 बजे जो है इस पे वापस से बहस छड़ने वाली है। हमारे साथ सूफियान बानो जो है नगर सेवक है, इनसे बात करना चाहेंगे कि सर जी एज ए मुस्लिम्स एक्सपर्ट्स आप क्या कहना चाहेंगे, नगर सेवक के अंदाज से नहीं बट एक मुस्लिम एक्सपर्ट्स के मुस्लिम्स के अंदाज से आपको इस पे क्या रिएक्शंस आपकी रहेगी कि तीन तलाक वेदर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सरकार के पास क्या मुद्दे ख़त्म हो गए हैं? क्या उनके पास कोई टॉपिक बचा नहीं रहा कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही मसला बचा है, वो ट्रिपल तलाक है? इसके अलावा कोई मसले नहीं है? क्या किसानों की खुदकुशी ख़त्म हो गई? क्या बेरोज़गारों को सबको जॉब मिल गए? हाँ, क्या रुपए की जो करेंसी की जो कीमत गिर रही थी वो बढ़ना शुरू हो गई? क्या पेट्रोल डीजल के दाम स्टेबल हो गए, 40 रुपए पे आ गए जो मोदी जी ने वादा किया था? जब इतने सारे मसले हैं और बड़े बड़े मसले हैं, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2016-17 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की रिपोर्ट है, मुसलमानों में ट्रिपल तलाक का रेशो 0.7 है। मतलब 0.7 यानी जो 1% के भी दर्जे में नहीं है। 0.7 मतलब 1% के दर्जे में भी जो चीज समाज में नहीं है, उसको उसको सरकार राष्ट्रीय मुद्दा बना रही है। उसका मकसद उस मुद्दे को हल करना नहीं है, उसका मकसद उसके जरिए से इस मुल्क के सेक्युलरिज्म के ताने बाने को बिखेरना और मुल्क के अंदर एक कम्युनल हवा पैदा करना, तोड़ की राजनीति करना और बिखराव की राजनीति करना, उसका राजनीतिक फायदा उठाना, ये उद्देश्य है। इसलिए सरकार ने पहले भी बिल लाया, पार्लियामेंट में पेश किया और उसके बाद में राज्यसभा में कांग्रेस ने उसका विरोध किया और जम के विरोध किया। आज तक वो कांग्रेस राज्यसभा में वो बिल पड़ा रहा, पास नहीं हुआ। फिर सरकार ने चोर दरवाजा इख्तियार किया, उसके लिए जो है ऑर्डिनेंस लाया। लेकिन ऑर्डिनेंस का कानून ये है कि 6 महीने में ऑर्डिनेंस कोलैप्स हो जाता है और कोलैप्स होने के पहले उसको जो है पार्लियामेंट की रजामंदी जरूरी होती है। लेकिन सरकार ने उसी बिल को उसके अंदर छोटा मोटा अमेंडमेंट करके वापस से दोबारा पार्लियामेंट में आज पेश किया है। मैं तो सबसे पहले इस मुद्दे को मुद्दा ही नहीं मानता हूं। सरकार को चाहिए भुखमरी पे ध्यान दे, गरीबों पे ध्यान दे। और अगर मुसलमान औरतों की इतनी फिक्र है, जब हज की सब्सिडी बंद हुई थी तो उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि अब ये हज की सब्सिडी का जो पैसा बचेगा उससे हम लड़कियों के लिए कॉलेज बनाएंगे, मुस्लिम बच्चियों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे। आज 2 साल होने आए, 2.5 साल होने आए, एक कॉलेज बनना तो दूर की बात, यूनिवर्सिटी बनना दूर की बात, क्या आपने उसकी नींव भी रखी? आपने उसकी बुनियाद भी नहीं रखी। मतलब आपका उद्देश्य केवल राजनीति है, केवल आपका उद्देश्य समाज में टकराव पैदा करना है, बिखराव पैदा करना है। आपका उद्देश्य मसले का हल करना नहीं है। और जहां तक इस बिल की बात है जो आज पार्लियामेंट में पेश हुआ है, पुराने बिल में और इसमें सिर्फ 2 या 3 अमेंडमेंट किए गए। एक पहला अमेंडमेंट, ये देखो, हम सबसे पहले जिस समाज में रहते हैं, पूरी दुनिया में आप चला जाए, निकाह है, तलाक है, शादी है, ये सारे जो इश्यूज है ये सिविल मैटर्स होते हैं। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा है कि तलाक के इशू को क्रिमिनल जोन में रखा, यानी क्रिमिनल ऑफेंस करार दिया। तो ये कहां तक सही है? इस पे कोर्ट क्या निर्णय ले सकता है? कोर्ट का इस पे क्या मतलब साफ इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि निकाह है, तलाक है, ये सारे जो इशू है, क्या हिंदुओं के, मुसलमानों के, ये सिविल मैटर्स है। जब सिविल मैटर्स है तो आप इसको क्रिमिनल ऑफेंस में कैसे रख सकते हैं? एक अमेंडमेंट उन्होंने इस वक्त इसमें ये किया कि पहले ऐसा था कि भाई वो किसी के अंदर मतलब कोई थर्ड पार्टी भी अगर जाके कंप्लेंट कर देवे कि फलां ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी तो उसके ऊपर भी केस रजिस्टर हो जाता था। पुराने पुराने बिल में ऐसा था। अब उन्होंने ऐसा कर दिया है कि यानी थर्ड पार्टी अगर ब्लड रिलेशन वाली होगी, ब्लड रिलेशन वाली होगी तो उसकी बात कबूल की जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि ब्लड रिलेशन में भी खानदान में बहुत आपस में झगड़े होते हैं, भाई भाई में भी झगड़े होते हैं, बहन बहन में भी झगड़े होते हैं और बर्तन टकराते हैं। तो अगर कोई ब्लड रिलेशन वाला भी जाके थाने में झूठ बोल दे कि फला भाई ने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया, अब वो सिर्फ इस वजह से कि उसका ब्लड रिलेशन है और उसने ये बोल दिया, तो उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस तय करना, ये पद्धत कहां तक सही है? ये सरासर जुल्म है, इंडिया की डेमोक्रेसी के खिलाफ है और ये कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार मुद्दों से भटकाना चाहती है, इसलिए इस किस्म के मुद्दे जानबूझ के चुनाव से पहले मार्केट में लाए जा रहे हैं और लोकसभा में लाए जा रहे हैं। मुझे नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग हर जगह पे होती है, लेकिन आप रेशू देखें। आप हलाले की बात करते हैं, बगैर हलाले के कई हमारी हिंदू बहनें धर्मशालाएं में बैठी हुई हैं। अब धर्मशाला चले जाएं और जो क्या कहते हैं उसको, जो बनारस में है और दूसरी जगहों पर हैं, यानी जो मुसलमानों का जो तलाक का रेशो है ना, आप सोचें 25 करोड़ मुसलमान में 0.7 कितने हुए? चंद 100 हुए। ये तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड है, वो भी बड़ा चढ़ा के होता है।
हाँ 400 मतलब 25 करोड़ में अगर 100 केसेस 150 केसेस, अभी आप बताएं ऑर्डिनेंस पास हुआ 6 महीना हो गया, 6 महीने में कितने केस रजिस्टर्ड हुए 3 तलाक के? पूरे इंडिया के अंदर एक केस हुआ या पूरे इंडिया के अंदर 2 केस हुए? इसका मतलब परसेंटेज क्या है? 25 करोड़ के मुकाबले में अगर एक केस अगर कहीं पे आता है तो उसको भी समाज के हल में बैठकर, ये हमारा धार्मिक मसला है, इसको समाजी बेदारी के साथ में बैठकर हल किया जाना चाहिए था, ना जाके इसके ऊपर कानून बनाकर, वो भी गलत कानून बनाकर, शरीयत में इंटरफेरेंस करके और उसके अंदर मतलब अपनी मर्जी लाद के और उस पर राजनीति करने की नीयत से किया जाना। ये समाजी, मुझे कई लोग कहते हैं कि आप टीवी पे आओ 3 तलाक पे बात करो, मैंने कहा भी हमारा समाजी मसला है, हम इसको हल करेंगे हमारे मदरसों में, हमारे दारुल इफ्ता में, दारुल कज़ा में, हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, चाहे दुनिया के एतबार से हो, चाहे दीन के एतबार, धर्म के एतबार से, उनको लेके बैठेंगे, वो उन लोगों को समझाएंगे और इसका हल निकलेगा। इसका हल टीवी चैनलों पे नहीं निकलेगा, इसका हल लोकसभा में नहीं निकलेगा, इसका हल कोर्ट में नहीं निकलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान आस्था पे चलता है। ये तो सरकार खुद बोलती है आस्था के नाम पर इतनी बड़ी जो राजनीति हो रही है अयोध्या में, सबको पता है। तो क्या इस मुद्दे में आस्था नहीं है? आपके लिए उस मुद्दे पे आस्था है और हमारे लिए इस मुद्दे पे आस्था नहीं है, तो मैं समझता हूँ सरासर ज्यादती है। सर दूसरा एक मुद्दा जो अहम मुद्दा अभी जो चल रही है कि दिल्ली में जिस तरह से नमाज पढ़ने के लिए रोका गया, पुलिस ने आकर के वहाँ पे ये बोला कि नहीं आप गार्डन में जो है वो खेलने का जगह, वहाँ पे आप कोई भी धार्मिक ये नहीं कर सकते, उस पर आपके क्या रिएक्शन? बिल्कुल, मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि ये भी वही राजनीति की एक कड़ी है, टकराव की राजनीति की और जहन भटकाने वाली राजनीति की एक कड़ी है। विषय से बिगड़ा यहाँ पर तब्दील कराना चाहते हैं, विषय को भटकाना चाहते हैं। आपसे जो ये सवाल करे, जो इस किस्म, अभी तो आप नमाज का मुद्दा कह रहे हैं, तलाक का मुद्दा कह रहे हैं, अभी तो और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो जानबूझकर लाए जाएंगे और खड़े किए जाएंगे, क्योंकि 2019 का चुनाव जीतना है। नमाज कोई 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे की नहीं होती, पढ़ने वाला नमाज आदमी 2 से 3 मिनट में पढ़ता है। जब तक आदमी को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, उसके पहले नमाज पूरी हो जाती है, समझे? नमाज का कोई इशू नहीं। और आर्टिकल 25 26 हमको इख्तियार देता है, हर नागरिक को, इस देश के रहने वाले हर नागरिक को इख्तियार देता है कि वो अपने मजहब पे, धर्म पे कहीं पर भी, जैसे आप कई मरतबा मेरे यहाँ पर आप पार्क में आए, सुबह कई लोग आते हैं जो खड़े रह के सूर्य नमस्कार करते हैं, और वो उनके धर्म में है और हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो उनकी अपनी धार्मिक जो है वो। मैं कई लोगों को, आप मेरे यहाँ पर गार्डन में आए सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे जब सूरज उगता है, तो कई लोग वहाँ पे बैठ के अपने जो भजन है, कीर्तन है, छोटे मोटे जो उनकी दुआएं हैं, जो उनके धर्म के एतबार से उनको सिखाई गई, सूर्य नमस्कार के वो पढ़ते हैं। तो आप उनको भी कहोगे मना करो? और उनका धर्म है, वो उस चीज को एंजॉय करते हैं। और हमारे को आर्टिकल 26 25 ने अधिकार दिया है कि आप अपने धर्म पे जिस तरीके से चाहे, जैसा चाहे अमल कर सकते हैं। देखो, नमाज पढ़ने से झगड़ा नहीं होता, उसको मुद्दा बनाने से झगड़ा होता है। नमाज पढ़ने से कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू यह है कि इसको इशू बनाया जाए। हमारे यहाँ पर आज मुझे बड़ा अफसोस होता है, प्राइम टाइम देखे, प्री प्राइम टाइम, पता नहीं कितने टाइम हो गए, प्री प्राइम टाइम हो गया, पोस्ट प्राइम टाइम हो गया, लेकिन सारे प्राइम टाइम पे देखो तो झगड़ा ये हो रहा है 3 तलाक। सारे प्राइम टाइम पे देखो नमाज पढ़ी जाएगी नहीं पढ़ी जाएगी, मंदिर वहीं बनेगा। अरे कोई तो किसानों पे बात करो, अरे कोई तो गरीबी पे बात करो, कोई तो पेट्रोल डीजल पे बात करो, कोई तो बेरोजगारी पे बात करो। इन इशू पे कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो मेरी आपके मीडिया के जो हमारे मित्र हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इन मित्रों पे आप सवाल, इन विषयों पे आप उनसे सवाल पूछें, इन विषयों पे ना जाके, क्योंकि मीडिया जो है ना, इसका बहुत बड़ा किरदार है, जमहूरियत का चौथा सुतून है, लोकतंत्र का चौथा सुतून है, तो उसको अपना कर्तव्य निभाना है। वो सवाल भड़काते हैं, सवाल भटकाते हैं, आप उनको सही सवाल पे ले जाएं, सही सवाल पे खड़ा करें कि नहीं हाँ वो भी हम पूछेंगे। मंदिर मस्जिद, अभी लोग आएंगे, मैं तो कल भी एक भाषण में कह रहा था, लोग आएंगे मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, उनसे कहिए कि मंदिर मस्जिद हमारा इशू है, हम मिलकर देख लेंगे किसको क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। आप ये हमें बताएं कि आप हमारे लिए स्कूल कितने बनाए, आपने कॉलेजेस कितने बनाए, आपने यूनिवर्सिटीज कितने बनाए, आपने हेल्थ में क्या काम किया, ये आपकी जिम्मेदारी है। मस्जिद मंदिर जो है आस्था की हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जिस कौम को खुदा ने इतना दिया है, वो बनाना नहीं बनाना मिल बैठ के देखेंगे, सोचेंगे। लेकिन इन इशू से, असली इशू से जो मसले को भटकाया जा रहा है, उसको जो है कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। सर 2019 का जैसे इलेक्शंस की आपने बात की है, तो दो जो मोदी के खास फ्रेंड थे, रामदेव बाबा और बिजनेसमैन सत्यवाला, उन दोनों ने बोला है, रामदेव बाबा ने बोला है कि अगली बार जो इलेक्शन है उसमें वो किसी भी पार्टी के सपोर्ट नहीं करेंगे। और उनके जो दूसरे फ्रेंड है बिजनेसमैन, उन्होंने साफ कहा है कि राहुल गांधी का जो मुस्लिम मुद्दा को था उसको उन्होंने जो है हटा करके ऊपर बढ़े हैं। और भड़काऊ जो बयान जो बीजेपी वाले दे रहे हैं, इसकी वजह से जो है 2019 में बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला है।
देखो, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो अब बिल्कुल वही सिचुएशन है। ये वही बाबा रामदेव हैं जो किसी दिन शलवार पहनकर और दुपट्टा पहनकर मुंह छुपाकर भागे थे। उनकी वो हैसियत कर दी थी। लेकिन आज वही बाबा रामदेव जो है अपने आप एक बिजनेस एम्पायर बन गए, करोड़ों की संपत्ति बना ली, बड़ी बड़ी जमीनें कौड़ियों के भाव सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उनको मुफ्त दे दी। और उसके पीछे क्या उद्देश्य था, 2014 में उन्होंने क्या किया, अपने भक्तों के जरिए से क्या चीज बीजेपी को फायदा पहुंचाया, तो बाबा रामदेव बताएंगे। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि बाबा जो है वो इस वक्त इस कंडीशन में कि उन्होंने अपने अंपायर तो खड़ा कर लिया, अब खड़ा तो कर लिया, अब उसको बचाने की जिम्मेदारी है। और उनको लग रहा है कि मोदी जी का जहाज डूब रहा है, तो अब डूबने से पहले उस जहाज से उतर जाओ ताकि जो अंपायर खड़ा हुआ है, कोई भी सरकार आवे तो वो उसके पीछे ना पड़ जावे। तो वो अपने, उनको ना मोदी जी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना लोगों की किसी चीज से सरोकार है। वही बाबा रामदेव कुछ दिन आप यूट्यूब पे आप वीडियो देखे, जीन्स के खिलाफ खड़े खड़े घंटों भाषण दिया करते थे, अरे फटी हुई जीन्स। वही बाबा रामदेव का पतंजलि कल जीन्स मैंने देखा टीवी पे कि जीन्स लॉन्च कर रहा है, और वही फटी हुई जीन्स बाबा रामदेव हाथ में लेकर खड़े और लोगों को दिखा रहे हैं। मतलब यानी कुछ देर पहले कुछ और, कुछ देर बाद कुछ और। मतलब इंसान की जबान की जब अहमियत खत्म हो जाती है तो उसका किरदार कहीं ना कहीं मशकूक हो जाता है, शक के दायरे में आ जाता है। तो जब जबान की अहमियत आप पहले कुछ कहते हो, बाद में कुछ कहते हो, तो कहीं ना कहीं आपका किरदार शक के दायरे में है। बाबा रामदेव का इस वक्त मसला यह है कि उनको अपना अंपायर बचाना है, तो अंपायर बचाने के लिए वो सब चाह रहे हैं कि भाई डूबते जहाज से सबसे पहले वो कूद जाए। ये थे नगर सेवक सूफियान बानो, जिनका साफ कहना है कि रामदेव बाबा हो जो है वो इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी के साथ थे, बट उनकी नैया जो है वो डूबती हुई दिख रही है, इसलिए वो अपना एम्पायर बचाने के लिए अपने बीजेपी से अपने आप को अलग कर रहा है। कैमरा पर्सन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video